Hello friends, welcome back to my YouTube channel Vidyarthi Site. This video is presented by me प्रिया सरकार। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे यूनिट सेकंड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक NCFTE 2009। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि चैनल पे जब भी वीडियो अपलोड की जाए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए फिर क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है NCFTE 2009। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये NCFTE है क्या? NCFTE एक करिकुलम फ्रेमवर्क है जो कि टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के लिए बनाया गया है। अब ये करिकुलम फ्रेमवर्क होता क्या है और इसका काम क्या है, इसे क्यों बनाया जाता है? देखिए, जब भी कोई प्रोग्राम रन किया जाता है तो हम एक टारगेट लेके चलते हैं कि हमें ये चीज़ें पढ़ानी है और ये चीज़ें पढ़ाने के लिए हमें एक गाइडलाइन चाहिए, प्रॉपर गाइडलाइन। जैसे NCERT कौन कौन सी क्लासेस को देखती है? क्लास फर्स्ट से लेके 12th तक। तो NCERT डिसाइड करेगी कि क्लासेस जितनी भी हैं, यानी कक्षा 1 से लेके 12वीं तक के बच्चों को हमें क्या क्या पढ़ाना है, कैसे कैसे पढ़ाना है। तो उसके लिए वो एक गाइडलाइन देगी और उसी के आधार पे हम डिसाइड करेंगे उस गाइडलाइन को पढ़ के कि हमें हर कक्षा के विद्यार्थियों को क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, और हमें उनके अंदर कौन कौन से परिवर्तन लाने हैं, कौन कौन से उनके बिहेवियर में चेंज लाना है। इसके लिए हम कुछ टीचिंग मेथड्स का यूज़ करेंगे, बुक्स डिसाइड करेंगे, बुक्स के अंदर कौन कौन से कंटेंट रखने हैं और उन कंटेंट को कितनी मात्रा में हमें पढ़ाना होगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये कौन डिसाइड करता है? NCERT डिसाइड करता है। कौन सी क्लासेस के लिए? क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 12 तक। तो इसके लिए जो एक फ्रेमवर्क बनाया गया था NCERT के द्वारा, करिकुलम फ्रेमवर्क, उसको हम क्या कहते हैं? NCF, है ना? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो कि बच्चों के लिए बनाया गया था। ठीक उसी तरीके से ही टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को कौन देखता है? NCTE देखता है। तो यहाँ पर NCTE डिसाइड करेगा कि टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर हमें क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये करिकुलम के अंदर डिसाइड करनी होती है। तो करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया जाता है कि टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के लिए। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के लिए जो करिकुलम बनाया गया है, उसे ही हम कहते हैं NCFTE, यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। और ये करिकुलम बनाता कौन है? NCTE, क्योंकि टीचर एजुकेशन का सारा ब्यौरा कौन देखता है? NCTE। और इस फ्रेमवर्क को 2009 में बनाया गया था, इसीलिए इसको हम पूरा इस तरीके से पढ़ते हैं, NCFTE 2009। यहाँ पर मैंने इसके फर्स्ट पॉइंट में यही सारी बातें मेंशन की है कि NCFTE 2009 को NCTE के द्वारा बनाया गया था। NCTE का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। और NCTE ने NCFTE 2009 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, इसे बनाया क्यों था? क्योंकि हमें टीचर एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना था। लेकिन NCFTE का विजन क्या था? किस आधार पे बनाया गया था NCFTE को? NCFTE को NCF 2005 के आधार पे बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? क्योंकि बच्चों के करिकुलम अपडेट हो चुके थे। कैसे? जो आपको याद होगा कि NCF 2005 आया था, उसके पहले उसके 3 मॉडल बन चुके थे। पहला मॉडल आया था 1975 में, सेकंड मॉडल आया था 1988 में, थर्ड मॉडल आया था 2000 में, और फोर्थ मॉडल, जो कि बहुत ज़्यादा लेटेस्ट अपडेटेड मॉडल था, वो आया था 2005 में। अब जब बच्चों का करिकुलम अपडेट हो चुका है तो टीचर्स के करिकुलम को भी तो अपडेट करना होगा, क्योंकि अगर टीचर्स के करिकुलम को आप अपडेट नहीं करोगे तो टीचर नई नई चीज़ें सीखेंगे कैसे? और फिर NCF की जो गाइडलाइन थी बच्चों के लिए, जो 5 सिद्धांत बताए गए थे, उसके आधार पर वो कैसे पढ़ा पाएंगे? देखिए, इस चीज़ को समझिए कि NCF में जो 5 गाइडलाइन दी गई हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो सबसे पहले टीचर्स को भी तो उस तरीके से ट्रेंड होना पड़ेगा, तभी तो वो NCF की 5 गाइडलाइंस को फॉलो कर पाएंगे। इसीलिए जो NCFTE
टीचर एजुकेशन का जो करिकुलम था उसको NCF 2005 के आधार पे अपडेट किया गया था और उसी के आधार पर ही NCF TE 2009 को बनाया गया था। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि NCTE ने जो करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया था टीचर एजुकेशन के लिए NCF TE 2009, क्या ये पहला करिकुलम था? नहीं, ये NCTE का पहला करिकुलम नहीं था। इससे पहले एक करिकुलम आया था 1998 में। उस करिकुलम फ्रेमवर्क का नाम था करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन। ये NCTE का टीचर एजुकेशन के लिए सबसे पहला करिकुलम फ्रेमवर्क था जो कि 1998 में आया था। फिर बाद में NCFTE ने इस पुराने फ्रेमवर्क को रिप्लेस किया। इसको रिप्लेस करने का कारण ये था कि 1986 की जो नेशनल पॉलिसी आई थी उसने बहुत सारी चीज़ों पर अपना ध्यान आकर्षित किया और जहां हमें ज़्यादा ज़रूरत थी जिन मुद्दों पर बात करने की, उसके आधार पर हमें एक नए फ्रेमवर्क की आवश्यकता हुई, जिससे कि जो NCTE ने पुराने फ्रेमवर्क को रिप्लेस करके NCFTE 2009 को प्रेजेंट किया। तो ये वाला पॉइंट आपको ज़रूर याद रखना है कि अगर एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछा जाए कि NCFTE 2009 ये NCTE का पहला फ्रेमवर्क था, तो आप कहेंगे ये NCTE का पहला नहीं, ये दूसरा फ्रेमवर्क था। तो यहाँ तक आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि NCFTE ने कौन कौन से करिकुलम को सजेस्ट किया है टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर हम बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिन्हें कि मैंने की पॉइंट के अंदर दिया है। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स। तो ये वाला पॉइंट NEP 1986 से इंस्पायर है, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से इंस्पायर है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो टीचर एजुकेशन को और ज़्यादा प्रोफेशनलाइज्ड बनाने की बात करती है। क्योंकि पहले टीचर का काम होता था सिर्फ क्लासरूम में आना, पढ़ाना और बच्चों का एग्ज़ाम लेना। लेकिन 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसने टीचर एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलाइज्ड बनाने की बात की है। क्योंकि जब आप किसी भी प्रोग्राम को ज़्यादा प्रोफेशनलाइज्ड बनाते हो तो उसकी क्वालिटी इन्हेंस होती है। अब यहाँ पर दो चार चीज़ें मेंशन हैं, जैसे आप टीचर की क्वालिटी को कैसे इन्हेंस करोगे, वर्कशॉप्स के थ्रू, रिसर्च के थ्रू, कोलैबोरेशंस के थ्रू। इससे क्या होगा कि टीचर हमेशा अपडेटेड रहेंगे, उनकी स्किल्स अपडेटेड रहेंगी, उनका नॉलेज अपडेटेड रहेगा। इससे ये समझ में आता है कि NCFTE का जो गोल है वो है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात करता है, यानी कि CPD की बात करता है। यानी कि टीचर का नॉलेज और उसकी स्किल्स हमेशा अपडेटेड होनी चाहिए। इसका दूसरा पॉइंट है यूज़ ऑफ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। यानी कि कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, नॉलेज को बिल्ड करना। तो जब आप इस अप्रोच को पढ़ोगे तभी तो आप बच्चों को उसी के आधार पर कुछ नई चीज़ सिखा पाओगे। जब आपको पता ही नहीं है कि कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होती क्या है तो आप उसको क्लास में कैसे यूज़ करोगे। तो यहीं पर जो आपने NCF 2005 में भी पढ़ा होगा कि बच्चों को खुद से करने के लिए दें, तो बच्चा खुद से करने के लिए कैसे सीखेगा? जब आपको पता होगा कि बच्चा खुद से करके ही सीखेगा, तो आपको कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के बारे में पता होना चाहिए, जिससे कि आप उसको एक ऐसा सेटअप तैयार करके दोगे जिससे कि बच्चा खुद से अपनी नॉलेज को बिल्ड कर पाएगा। इसका थर्ड पॉइंट है इंटीग्रेशन ऑफ थियोरी एंड प्रैक्टिस। जो हमारी पहले क्लासेस होती थी, ट्रेडिशनल क्लासेस होती थी, तो वो ज़्यादातर किस पर फोकस करते थे? वो थ्योरी पर फोकस करते थे कि ब्लैक बोर्ड पर सारा सब लिख दिया और बच्चों ने उसको कॉपी पेस्ट कर लिया और एग्ज़ाम में लिख के छोड़ दिया। तो यहाँ पर आपने बच्चों को प्रैक्टिकल तो कुछ सिखाया ही नहीं। तो NCF भी इसी बात पे ज़ोर देता है कि बच्चों को आप थ्योरी जितनी सिखाते हैं उसी के बराबर आप उसको प्रैक्टिकल वर्क भी कराएं। तो ये सारी चीज़ों को सीखने के लिए, समझने के लिए आपको NCFTE के अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड करनी होंगी, जिससे कि आपको ये समझ में आए कि प्रैक्टिकल वर्क कितना ज़रूरी है बच्चों के लिए। इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट है ओपन डिस्टेंस लर्निंग इन टीचर एजुकेशन। ओपन डिस्टेंस लर्निंग इन टीचर एजुकेशन का मतलब है कि जो भी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम से रिलेटेड कोर्सेज़ हैं वो सारे डिस्टेंस मोड पे प्रोवाइड किए जाने चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं
जो ऐसी जगहों पर रहते हैं जो कि रेगुलर क्लासेस नहीं ले सकते हैं या फिर अपनी जॉब में हैं जो रेगुलर क्लासेस नहीं ले सकते हैं, तो उन बच्चों के लिए ये सुविधा देनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन फॉर टीचर्स। टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन को भी रखना चाहिए, क्योंकि एक टीचर को हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो वो बच्चों को भी आगे चल के इसके बारे में सिखा पाएगा। इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट है रिसर्च इन टीचर एजुकेशन। देखिए, किसी भी फील्ड में रिसर्च क्यों की जाती है? जो नए इश्यूज होते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए, और जो नई चीज़ें हैं उनका हमें पता लगता है। जैसे मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजी की फील्ड में कोई नया इन्वेंशन हुआ है, उसके बारे में पता चलता है, या फिर कोई नई थ्योरी डेवलप होती है, या फिर कोई नया लॉ हम जान पाते हैं। तो रिसर्च हमें क्या देता है कि जो समस्याएं हैं उनका समाधान निकल के आता है, और जो नई नई चीज़ें इन्वेंट हो रही हैं या डिस्कवर हो रही हैं उनके बारे में हमें पता चलता है। इसके बाद है 3 डायमेंशनल करिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन, यानी कि टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में जो करिकुलम है वो 3 डायमेंशन है। फाउंडेशन सब्जेक्ट, पेडागोजी सब्जेक्ट और इंटर्नशिप। यहाँ पर फाउंडेशन सब्जेक्ट का मतलब होता है फाउंडेशन तैयार करना, यानी कि आप एक नींव तैयार कर रहे हैं कि आप इस प्रोग्राम को क्यों पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले आपका उद्देश्य जो है यहाँ पे डिसाइड होता है। तो ये उद्देश्य कौन डिसाइड करता है? जो फिलोसफिकल सब्जेक्ट हैं, जो साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट हैं, और जो आपके सोशोलॉजिकल, यानी कि तीनों आपकी नीड को पूरा कर रहे हैं कि आप क्यों पढ़ना चाहते हैं इस प्रोग्राम को। तो इन्हीं चीज़ों के लिए आपको एक फाउंडेशन सब्जेक्ट दिया जाता है, जो कि क्या क्या सब्जेक्ट हैं? फिलोसफिकल, साइकोलॉजी और आपका सोशोलॉजी। ये जो 3 आप पढ़ते हैं ना एजुकेशन पर्सपेक्टिव के अंदर, तो ये इन तीनों सब्जेक्ट को हम फाउंडेशन सब्जेक्ट कहते हैं। इसके बाद है पेडागोजी सब्जेक्ट, जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, जो कि आपको अपने सब्जेक्ट का मास्टर बनाता है कि आपको उस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाना है। ये आपको पेडागोजी स्किल्स सिखाता है। इसके बाद है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप के अंदर आता है आपकी प्रैक्टिकल टीचिंग प्लस आपका उस जगह पर रहकर जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब एक टीचिंग के अलावा एक टीचर की अपने फील्ड में और कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन सबको जानना, उन सबको फुलफ़िल करना, ये सारी चीज़ें जो है इंटर्नशिप के अंदर इंक्लूड होती हैं। तो ये सब जो है एनसीएफटी के अंदर आता है, यानी कि टीचर एजुकेशन के लिए जो करिकुलम बनाया गया है उसके अंदर जो है ये तीनों डायमेंशन आते हैं। तो यहीं पर हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। आज की क्लास में हमने एनसीएफटी 2009 को कवर किया है। आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।